आइए बच्चों बात करेंगे। जो हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर अभी किया है नीट 2022 का, इसी को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बेटा अगर इस पेपर की हम लोग बात करें तो जो हम देख रहे हैं पेपर को, उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं पेपर जो है आपका है तो पूरी तरह से एनसीईआरटी से एक दो सवालों को केवल छोड़ दिया जाए। पूरे 100 आउट ऑफ 100 जो है वो एनसीईआरटी से ही दिख रहा है। बस थोड़ी सी बात यह है कि पेपर लेंदी है। पेपर आसान है पर पेपर लेंदी है। लेंदी इन द सेंस कि आपका टाइम टेकिंग पेपर रहा है। तो बेटा आइए हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। जो हमारे पास जो भी सेट है उसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है बेटा देख लीजिए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। तो बेटा अगर हम एपोप्लास्टिक पाथवे को देखें, एपोप्लास्टिक पाथवे आप लोग जानते हैं है ना, कि इसमें जो वाटर का मूवमेंट होता है वो एक्चुअली में कैसे होता है, तो डेड सेल वॉल के थ्रू होता है, या यूं कह लो कि सेल वॉल के थ्रू होता है। जो स्पेस होता है बाहर डेड स्पेस उससे होता है, उसे लोग एपोप्लास्टिक कहते हैं। कह रहा कि इस एपोप्लास्टिक मूवमेंट के लिए कौन सी बात करेक्ट नहीं है ना, नॉट करेक्ट पूछा हुआ बेटा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो जब मूवमेंट अगर साइटोप्लाज्म से होगा ही नहीं तो ऐसी केस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है मूवमेंट को फैसिलिटेट या ऐड नहीं करेगी। यही बात बिल्कुल गलत है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। अब आप देखिए दूसरे ऑप्शन में लिखा है एपोप्लास्ट इज कंटिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोवाइड्स एनी बैरियर टू द वाटर मूवमेंट। समझ गए होंगे आप लोग है ना। देखो एपोप्लास्ट जो होता है ये बैरियर प्रोवाइड नहीं करता, कंटिन्यूअस रहता है ना, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल ऑफ द सेल्स। ये बात भी बिल्कुल सही है ना, इसमें गलत नहीं है। द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बेटा इसमें सेल मेम्ब्रेन को मूवमेंट क्रॉस नहीं करता। जो डेड स्पेस होता है यानी कि सेल वॉल होता है और स्पेस होता है उससे होकर के वाटर जो होता है वो मूव कर रहा होता है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। केवल पहला स्टेटमेंट है जो बेटा वो रॉन्ग है। इसमें रॉन्ग ही पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट ही पूछा हुआ है, तो यहाँ पे पहला आंसर सही है। अब आइए बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1023। लिखा कि इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। बेटा तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो कहानी है कौन सी बात है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें जो 4-5 ऑप्शन दिए हुए बेटा इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो याद देख लीजिए, सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स। तो वेसल्स के ल्यूमेन में यहाँ पे क्या नहीं होता है, यहाँ पे जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका सिक्रीशन यानी उनका डिपोजिशन नहीं होता। ये बात सही नहीं लिखी है। लिखा है कि डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टेनिन्स एंड रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम। तो ये बात बिल्कुल सही लिखा गया बेटा। आप समझ गए इस बात को, जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। इसके पीछे की वजह यही होती है कि वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो डिपॉजिट रहते हैं, वो भी सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम में पाए जाते हैं। फिर देखो सी ऑप्शन में क्या लिखा है, ये ऑप्शन तो सही हो गया। डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम। तो आउटर लेयर ऑफ स्टेम में नहीं, वहां पे जहां पे बार्क होता है वहां पे डिपोजिशन नहीं है। तो ये बात भी गलत हो गई। ए ऑप्शन भी गलत हो गया, बी ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन गलत हो गया। अब डी ऑप्शन की बात करें तो डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स, गम्स, रेजिन्स एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस इन द पेरिफेरल लेयर ऑफ द स्टेम्स। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ पे ए, बी और डी ऑप्शन सही हो रहे हैं। ई की बात अगर हम करें, प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स एंड एसेंशियल ऑयल्स, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे बी और डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट दिखाई पड़ रहा है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 हम लोगों ने कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशंस। कहने की कौन सी बात है जो प्रीडेशंस के लिए सही नहीं है ना, कौन सा स्टेटमेंट, या कि बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। बता रहे हैं जब एक प्रीडेशन होता है बेटा तो एक प्रीडेटर होता है, दूसरा पैरासाइट होता है। जो पैरासाइट होता है वो निगेटिवली अफेक्टेड होता है, जो प्रीडेटर होता है उसको फायदा मिलता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का रिलेशन होता है बेटा। लेकिन यहाँ पे दोनों को लिखा है कि दोनों का निगेटिव होता है, यानी कि दोनों को माइनस माइनस होता है। तो माइनस माइनस रिलेशन एक्चुअली में कंपटीशन में होता है, तो यहाँ पे नहीं होता। इसलिए पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्या हो गया, ये ऑप्शन जो हो गया वो रॉन्ग हो गया।
इट इज लिखा कि नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये बात बिल्कुल सही है। प्रेडेशन के कारण आप लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रेडेशन होता है उसके कारण से जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है बेटा वो मेंटेन रहती है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। आगे देखा कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी। ये बात बिल्कुल सही है। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज, बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज। तो कौन सी बात करेक्ट नहीं है? तो पहली बात जो है वो करेक्ट नहीं है बेटा, बाकी सारी बातें क्या है करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ये समझ लिया आप लोग। आइए थोड़ा सा अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करेंगे बेटा। 104, एक मिनट। आइए बच्चों फिर से हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 104 की। देखिए यहाँ पे लिखा कि द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, है ना बेटा। आप लोग जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो होता है उसमें आप लोग जानते हैं कि उसका एग्जांपल क्या होता है, उसमें कैसिया होता है, गुलमोहर होता है, पी और बीन होता है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है मस्टर्ड, ये नहीं होगा, गुलमोहर होगा, कैसिया होगा, धतूरा और चिली नहीं होगा। इसका मतलब जो आंसर जाएगा बेटा वो बी एंड सी जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन ढूंढेंगे उसमें आप लोग फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर बेटा 105 देखते हैं। 105 नंबर के क्वेश्चन में देखिएगा, लिखा कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन्स बिगिंस एज सून एज। बेटा जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उस समय की शुरुआत कहां से होती है, इनिशिएशन कहां से होता है? जब एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट जब जाकर के अटैच होती है, तब जाकर के ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है। इस तरह से अगर आपका आंसर देखा जाएगा तो द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनकाउंटर्स द एमआरएनए, यही आंसर बेटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है ना? आइए फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 106 की। लिखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शोज वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाइएडेल्फस कंडीशंस या स्टेमन्स। तो बेटा यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर हम पूछे आपसे वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहाँ देखने को मिलता है, तो आप जानते हैं जो पेपिलियोनेसी के मेंबर होते हैं वहां पे देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो होगा वो पाइसन सटाइवम हो जाएगा, क्योंकि तो इसके अंदर सारी की सारी जो दलहनी फसलें होती हैं, आपका मटर है, चना है, अरहर है ना, तो उनमें देखने को मिलेगा। पाइसन सटाइवम इज द बेस्ट आंसर। आइए बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 107 की। लिखा कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए कौन सी बात करेक्ट नहीं है ना? यहाँ पे देख लीजिए, लिख रहे हैं कि पॉलिनेशन के लिए पहला स्टेटमेंट, फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेशन। जानते हैं इस बात को आप कि जब कभी फ्लावर को पॉलिनेशन कराना होता है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है बेटा, है ना, फाउल ऑर्डर्स क्रिएट करता है। तो ये बात तो सही है, इसमें गलत नहीं है कुछ भी। दूसरा बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं कि मॉथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग द इंसेक्ट्स। अगर आप देखेंगे इंसेक्ट के अंदर अगर जो हनी बी होती है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो होती है वो पॉलिनेटर होती है। तो यहाँ पे जो मॉथ और बटरफ्लाई लिख रहा है बेटा ये सही नहीं लिख रहा है, इस कारण से जो दूसरा आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है और आपसे इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगली बात देखो, तीसरे में लिख रहे हैं पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। बिल्कुल सही है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक पॉलिनेशन, ये भी बात ही बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका जो 107 है उसका आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। आइए अब क्वेश्चन नंबर 108 108 की बात करते हैं। लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर। एप्लीकेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन हैज resulted in this increased yield as the hormone is known to produce female flower in the plants। बेटा इसका सीधा सा आंसर आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इथाइलिन। जो इथाइलिन होता है वो क्या करता है, वो कुकुम्बर में या फिर जो कुकुम्बर कुकुम्बेसी की जो फैमिली है उसके अंदर फीमेलनेस कॉज करने वाला हार्मोन है, और इसके एप्लीकेशन से जो पैदावार है वो बढ़ जाती है कुकुम्बर में। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा फर्स्ट, इथाइलिन इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 109 की। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 109, इसमें बेटा लिखा जा रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि यहाँ पे देख लीजिएगा, यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। बात आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि जब कभी क्रोमेटिन की बात करते हैं, जब इसकी हम लोग पैकेजिंग करते हैं डीएनए की, तो उसमें यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है, लाइट कलर का होता है, और इसे यूक्रोमेटिन इसलिए कहते हैं क्योंकि डीएनए का वो पार्ट होता है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है।
ये बात बिल्कुल सही लिखा गया है कि जो यूक्रोमेटिन है वो लूजली पैक्ड होती है क्रोमेटिन, इसे हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन। दूसरा बेटा लिखा है कि हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये बात गलत हो गई बेटा। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, ये बात बिल्कुल सही है। हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए, वो क्या होता है, रैप्ड रहता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं डी ऑप्शन पे, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा, अर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है। इसके बाद लिखा कि अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स कंटेन्स 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 200 बेस पेयर्स होते हैं, यहाँ पे 400 लिखा है, तो ये बात गलत हो गई। इस तरह से अगर सही ऑप्शन आप देखेंगे बेटा तो ए सही हो गया, सी सही हो गया और डी सही हो गया, तो ऑप्शन आप देखेंगे करेक्ट ऑप्शन तो इसमें फोर्थ हो जाएगा। आइए बेटा हम थोड़ा सा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110 क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ, तो बेटा यहाँ पे आप जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा के जो एक्सोस्केलेटन था वो काइटिन का बना होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको निकल के आएगा वो फर्स्ट आएगा, काइटिन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बेटा 10111 डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ, तो अगर ये देखा जाए कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से क्या होता है, तो आप जानते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का जो यूज होता है बेटा जीन मैपिंग में करते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं, है ना। इस तरह से जो 111 नंबर का सवाल है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 112 नंबर के सवाल की, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात कर रहा है बेटा, है ना। और अगर आप जब एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो वहां पे ग्लाइकोलिसिस तो होता है और वहां पे क्रेब्स साइकिल वगैरह नहीं चलती, तो जितनी भी एनर्जी ग्लूकोज के अंदर होती है उसका केवल 7% एनर्जी ही बाहर निकल पाती है और उसका भी केवल 2% हिस्सा ही एटीपी में कन्वर्ट हो पाता है। तो अगर हम आपसे कहें कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी है उसका कितना हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, तो केवल और केवल 7%, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लेस देन 7% इज द बेटर आंसर। तो यहाँ पे बेटा सेकेंड आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 113 की 113, लिखा है कि द डिवाइस व्हिच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट इज। बच्चा आप सभी लोग समझते हैं इस बात को कि थर्मल पावर प्लांट से जो निकलने वाला एग्जॉस्ट है उसके अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा वो फर्स्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो बेटा और हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। जब 114 की बात करते हैं बेटा 114, यहाँ पे लिखा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है बेटा, उनको मैच कराना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीज की बात कर रहे हैं कि मैग्नीज का काम क्या होता है, तो आप जानते हैं मैग्नीज जो होता है बेटा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करता है, तो मैग्नीज जो होगा वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करेगा। तो जो ये ए ऑप्शन होगा ये फोर्थ के साथ क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए इसके साथ मैच कर रहा है, फंक्शन इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसके बाद बेटा मैग्नीशियम की बात करें, तो जो मैग्नीशियम होता है वो क्या करता है बेटा, वो एंजाइम को रेस्पिरेशन में जो एंजाइम यूज होते हैं उनको क्या करता है बेटा, ये एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को। बोरान की बात करें, बोरान का काम क्या होता है ना, तो जो बोरान होता है बेटा ये क्या करता है, ये पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, देख लीजिएगा पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, तो ये सेकंड के साथ मैच करेगा। और जो आयरन होता है वो क्या करता है, तो आयरन जो होता है बेटा वो एक्टिवेट करता है एंजाइम कैटालिज को, देखेंगे तो एंजाइम कैटालिज को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो कुल मिला के अगर आप देखा जाए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए का फोर्थ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए का फोर्थ दिया हुआ है, बी का थर्ड हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 114 का फोर्थ आंसर होगा बेटा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 115, इसमें देखो लिखा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में पूछ रहा है आपसे। लिखा कि द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगनविलिया, तो सिट्रस और बोगनविलिया के अंदर है ना ये जो लीफलेट्स होते हैं उनका मॉडिफिकेशन नहीं होता है ना। अब देखिए इसलिए ये जो ऑप्शन है वो क्या है बेटा, रॉन्ग है, ये बात सही नहीं है। लिखा कि ऑक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम सिलेंडर एंड स्पाइरली क्वाइल्स टेंड्रिल्स इन कुकुरबिट्स एंड कुकुम्बर, आप जानते हैं कुकुम्बर की बात करें और पंपकिंस की बात करें है ना, तो उनके अंदर जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो स्पाइरली क्वाइल हो जाती है, जो कि क्या करती है किसी सपोर्ट से प्लांट को ऊपर चढ़ाने में हेल्प करती है। ये बात बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन सही है।
सी स्टेटमेंट की बात करें, स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपेनसिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ। तो बेटा जानते हैं आप लोग, जो ये एरिड रीजन में या फिर जो जीरोफिटिक कंडीशन में उगने वाले प्लांट होते हैं, उनका जो स्टेम होता है फ्लैशी सिलिंड्रिकल या फ्लैशी फ्लैटेंड रह जाता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस वो करते हैं, इस कारण से ये लीफ का काम करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन की बात, स्टेटमेंट की बात करते हैं, राइजोफोरा सोर्स वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो आप जानते हैं राइजोफोरा के अंदर निमेटोफोर्स पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। ये डी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो गया बेटा। अब आते हैं ई वाले ऑप्शन में, लिखा है कि सुबेरिकली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बिल्कुल सब एरियली लिखा है बेटा, है ना। देखो, सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आप जानते हैं ग्रास के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर, है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ की जो ब्रांचेस निकलती हैं, जमीन के पैरेलल जो रन करती हैं अंदर ही अंदर, अलग नीचे में पहुंच जाती है और वहां जाकर के नए प्लांट को डेवलप करती हैं जब मेन प्लांट सूख जाता है। इसका मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती है। तो इस तरह से ये जो ई वाला ऑप्शन है वो भी सही हो गया। तो कुल मिलाकर के 115 नंबर का जो सवाल है बेटा, इसमें बी, सी, डी और ई जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, बी, सी, डी एंड ई। आइए बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 116। लिखा कि एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कैन बी फाउंड इन। बेटा आपको याद होगा ग्रासहॉपर में क्या होता है, एक्स नॉट टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन देखने को मिलता है। मंकी के अंदर और ड्रोसोफिला के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे एक्स 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 वाई टाइप का देखने को मिलता है, और बर्ड्स में जेड डब्ल्यू जेड टाइप का देखने को मिलता है। ये बात आप जानते हैं। यहाँ पे जो आंसर करेक्ट निकल जाएगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, 116 का फर्स्ट आंसर। बेटा 117 की बात करें, लिखा है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू व्हिच। तो आप जानते हैं जब गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो हम लोग बार्क को रिमूव करते हैं, और हमने देखा था कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट करके हम लोग क्या करते हैं, है ना, जो वाटर और फूड होता है उसके ट्रांसलोकेशन को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा जो ट्रांसलोकेशन होता है वाटर और फूड का, उसे हम लोग गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में प्रूव करते हैं। इसका आंसर बेटा हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 118 की, 118 नंबर का सवाल। इसमें देखिए लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ एल्नस। तो जो नॉन लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, एल्नस है जैसे कि, उसके अंदर जो फ्रैंकिया होता है बेटा, वो क्या करता है, रूट नोड्यूल कॉज करता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 118 नंबर के क्वेश्चन का, वो हो जाएगा फोर्थ, फ्रैंकिया। आइए क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं बेटा। जब 119 की बात करते हैं, 119 नंबर का सवाल देखिएगा। इसमें लिख रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में हम क्या चीज इस्तेमाल नहीं करते, कौन सी बात गलत है। लिखा कि द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर्ड डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। तो ब्लू कलर नहीं होता बेटा, ब्राइट ऑरेंज कलर, है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड मिलाते हैं तो ब्राइट ऑरेंज कलर बनता है। जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद देख लीजिए, लिखा है कि सेकंड ऑप्शन ब्राइट ऑरेंज कलर ब्लैंड बनते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। जब हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट डालते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से, ये बात सही हो गई। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है। The separated DNA fragments are stained by using Ethidium bromide, ये बात भी सही है। तो गलत आपसे पूछा था बेटा, तो गलत कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से आंसर जो करेक्ट होगा वो कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 120 की। बेटा बात करें गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 लिखा है कि डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द detritus is डिग्रेडेटेड इनटू। बच्चा 120 नंबर के सवाल की बात करते हैं। लिखा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द detritus is degraded into simpler substances by microbes, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा कि डिकम्पोजिशन इज फास्टर इन द detritus is rich in lignin and chitin।
बेटा लिग्निन और काइटिन अगर रहेगा तो जो डेट्राइटस होगा वो हार्ड हो जाएगा, इस कारण से उसका डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। तो जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत लिखा है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन और ग्लूकोज होता तो फास्ट होता। तो ऐसे केस में पूछा कि इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो दोनों स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट चेक करना है बेटा। लिखा है कि फर्स्ट में स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट जो सेकंड है वो क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 120 का। आइए बात करेंगे बेटा 121। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। तो बेटा प्लास्टिसिटी कौन नहीं शो करता है ना। तो प्लास्टिसिटी की बात करें, देखो लिखा है यहाँ पे कि बटर क्लब शो करता है, कॉटन और कोरिएंडर शो करता है, मेज जो होता है वो शो नहीं करता। इसका आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा मेज। आइए बात करेंगे 122 हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शंस आर कॉजेस फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था बेटा, आसानी से आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। आइए बात करेंगे 123 नंबर के सवाल की। लिखा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। जानते हैं आप लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है वो बंद फ्लावर होता है और वहां से पॉलन ग्रेन बाहर से नहीं आ पाता, तो क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है, यहाँ पे हमेशा ऑटोगैमस ही होता है 100%। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं बेटा क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये बात भी सही है। अगर हम एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस की बात करें तो क्लिस्टोगैमस जो होता है वो प्लांट के लिए तो एडवांटेजियस है, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए क्या होता है बेटा, सीड सेट जरूर बनता है, बगैर पॉलिनेशन के भी, बगैर पॉलिनेटर के भी क्या होता है, सीड सेट बनता है। तो प्लांट के लिए ये फायदे की बात है। लेकिन प्लांट का नुकसान क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता, सेल्फिंग होने के कारण क्या होती है ना, यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो क्लिस्टोगैमी होती है अगर देखा जाए तो यहाँ पे पॉलिनेशन के चांस नहीं होते, इस कारण से ये डिसएडवांटेजियस है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे देख लीजिए आंसर की अगर हम बात करें, लिखा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बेटा ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके बाद बेटा हम लोग 124 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 124। अब देखिए इसमें क्या लिख रहे हैं, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 124 में देखें बेटा, तो यहाँ पे लिखा है द appearance of recombination nodules on homologous chromosomes during meiosis characterized, है ना। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि जो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जब मियोसिस होती है, जब नोड्यूल्स बनते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो उस क्रॉसिंग ओवर के कारण बनती है, क्योंकि लोग क्रॉसिंग ओवर होने के लिए क्या बनता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। यहाँ पे लिखा है कि द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज्ड साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। हाँ, तो जहां पे नोड्यूल बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी उसको लोग कहते हैं, है ना, तो वो वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 125 में लिख रहे हैं कि दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। लिखा कि मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये बात आप जानते हैं बेटा, मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था और 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को स्टडी किया था। स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दूसरा स्टेटमेंट, 7 characters examined by Mendel in his experiment on pea plants were seed shape and seed color, flower color, pod shape, pod color, flower position and stem height। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बेटा। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, इसे थर्ड आंसर जो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 126 की। देखिए बेटा हाइड्रोकोलोइड्स कैरोजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आप जानते हैं बेटा जो कैराजीन होता है वो रोडोफाइसी से आता है, कैराजीन और एल्जीन, आपको याद होगा ये दोनों के दोनों हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं। इसमें से जो कैराजीन होता है वो रोडोफाइसी का मेंबर है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, रोडोफाइसी। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 127। लिख रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स। तो वेस्कुलर बंडल्स के लिए कौन सी बात सही है, देखिएगा यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट लिखा है बेटा, इन रूट्स xylem and phloem in a vascular bundles
आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। तो पहला वाला जो यहाँ पे बेटा ऑप्शन लिखा जा रहा है बिल्कुल सही लिखा जा रहा है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं या दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, कंजाइंट एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स डू नॉट पॉसेस कैम्बियम, बिल्कुल सही बात है। तो कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, अगर वेस्कुलर बंडल क्लोज टाइप का होगा तो उसमें कैम्बियम अब्सेंट होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन सी में देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, इन ओपन वेस्कुलर बंडल्स कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये बात बिल्कुल सही है कि जब ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। अब डी स्टेटमेंट की बात करें, द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस स्टेम possesses इंडार्च प्रोटोजाइलम, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। तो अगर हम स्टेम के अंदर देखें है ना, तो यहाँ पे इंडार्च कंडीशन देखने को मिलती है, जो प्रोटोजाइलम होता है वो अंदर की तरफ होता है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है, और इस कंडीशन को इंडार्च कहते हैं और ये कंडीशन देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है डी स्टेटमेंट। हम ई स्टेटमेंट की बात करें तो इन मोनोकोटिलेडोनस रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा। अगर डाइकाट रूट में अगर आप देखते डाइकाट के अंदर देखें, डाइकाट की रूट में तो वहां पे 4 के आसपास पाए जाते हैं है ना, और अगर हम मोनोकार्ड के रूप में देखें तो यहाँ पे जाइलम के जो बंडल्स होते हैं वो 6 या उससे ज्यादा होते हैं, ये भी बात सही हो गई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारे ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो सही दिए गए हैं। यहाँ के चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ए बी सी डी, यहाँ पे ई को नहीं लिखा गया है इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा है, ये फर्स्ट आंसर गड़बड़ दिख रहा है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ए सी डी और ई लिखा है, यहाँ पे बी को छोड़ दिया है। तीसरे ऑप्शन में ए बी डी लिखा है बेटा, सी को छोड़ दिया, ई को छोड़ दिया। इसके बाद बी सी डी ई ए को छोड़ दिया। अगर देखा जाए बेटा तो इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बिल्कुल करेक्ट हो। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा ऐसा है जिसको हम लोग अभी कॉमन मान के चल रहे हैं है ना, कि अभी इसका आंसर हम लोग वेट करेंगे कि एनडीए इसका क्या आंसर दे रहा है। ये बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 128 की। लिखा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सी बात है जो इनकरेक्टली इनकरेक्ट है। लिखा है कि हम मैचिंग बताना है। पोरफायरा की बात कर रहे हैं बेटा, जो पोरफायरा होता है आप जानते हैं रोडोफाइसी का मेंबर होता है और इसके अंदर फ्लोरिडन स्टार्च पाया जाता है, स्टोर जो फूड मटेरियल होता है फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में होता है। वॉलवॉक्स जो होता है बेटा ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है, इसमें स्टार्च होता है, जो स्टोर मटेरियल होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है। इक्टोकार्पस, आप जान रहे हैं कि इक्टोकार्पस जो होता है अगर देखा जाए तो इसमें फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, बिल्कुल सही लिखा है बेटा। फ्यूकोजेंथिन फियोफाइसी का मेंबर होता है और इसे फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, ये पिगमेंट्स है। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स फिर से क्लोरोफाइसी का मेंबर है और यहाँ पे स्टार्च जो होता है वो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, लेकिन यहाँ पे मैनिटॉल लिखा हुआ है, तो ये बात गलत हो गई है ना, तो इसमें इनकरेक्ट ढूंढना था तो यही गलत हो गया, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। आइए बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर 129 की, 129 नंबर के सवाल की बात करते हैं बेटा। देखिएगा इसमें लिखा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज labeled as assertion A and the other is labeled as assertion reason R। अब assertion की बात कर रहा है, reason की बात कर रहा है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे assertion में क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं बेटा assertion polymerase chain reaction is used in DNA amplification। ये बात तो बिल्कुल सही है बेटा कि DNA amplification में हम लोग क्या करते हैं PCR को यूज करते हैं। हाँ तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया। लिखा है कि द एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। अब यहाँ पे बात ये होती है बेटा कि कह रहे हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ये बात तो सही है ना, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं पीसीआर के द्वारा, ये बात भी सही है। और दूसरा जो एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है वो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह भी यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, लेकिन सेलेक्टेबल मार्कर का हम लोग पीसीआर में कहीं इस्तेमाल नहीं करते, तो ये बात तो दोनों सही है, लेकिन जो रीजन होता है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फोर्थ आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा बेटा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 130। लिखा है कि व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। बेटा ग्लाइकोलिसिस की बात आपसे कर रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन कितना होता है, जब एक मोल या एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं तो कुल 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बेटा 2 एटीपी का खर्च होता है तो 2 एटीपी का नेट गेन होता है, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, 2 एटीपी का नेट गेन होता है बेटा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 131।
लिखा कि द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू, लिखा कि हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंसी, किल डाइकोटिलेडनस वीड्स इन द फील्ड्स, इसके अलावा स्पीड अप द लिखा कि माल्टिंग प्रोसेस, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम गैसियस प्लांट हार्मोन की बात करें तो ये इथाइलिन होता है, और इथाइलिन का सबसे अच्छा काम ये होता है कि क्या करता है, ये रूट की ग्रोथ कराता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन कराता है, सरफेस एरिया जो होती है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया उसको बढ़ाता है। इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आइए बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर 132 की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट लिख रहे हैं बेटा, स्टेटमेंट 1, द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। बिल्कुल जानते हैं C4 प्लांट में दो तरह की सेल्स होती है, बंडल स्लिट सेल और मेसोफिल सेल्स। जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है या प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका एक्सेप्टर कौन होता है बेटा, तो फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड होता है। बिल्कुल सही है, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 लिख रहे हैं, मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट्स लैक रूबिस्को एंजाइम। तो मेसोफिल सेल्स में रूबिस्को एंजाइम नहीं पाया था। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है ना। इसका आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा बेटा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अब आइए बेटा हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 133 की। देखिए कि which of the following is not a method of ex situ conservation। बेटा ex situ conservation आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जब किसी स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा करके मैनमेड इकोसिस्टम में ले जाकर कंजर्व कराते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, ex situ conservation। और इन सिटू में जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसी में जब हम लोग कंजर्व कराते हैं उसे बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। तो नेशनल पार्क, बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। यहाँ पे एक सिटू कंजर्वेशन कौन सा नहीं है, तो नेशनल पार्क जो होता है वो इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है। फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर 134 की। जब हम लोग 134 की बात करते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा है which of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemoosmosis। बेटा आप जानते हैं कीमोऑस्मोटिक थ्योरी पीटर मिशेल साहब ने दिया था, और इसमें बताया गया था कि जब किसी मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक करता है तब जाकर के एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो पीटर मिशेल की थ्योरी या कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में यही बोला गया था। अब देखिए कौन सी बात इसमें सही नहीं है, ये लिखा गया है, पूछा गया हमसे। तो पहला ऑप्शन देखिए, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप लोग बात करते हैं है ना कि मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन होता है, आपको अगर याद है स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है उसके अंदर थाइलाकोइड और थैलाकोइड का ल्यूमेन, थैलाकोइड के ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और स्ट्रोमा के अंदर कम होते हैं। तो ये स्ट्रोमा की तरफ मूव करते हैं ल्यूमेन से। ये बात बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, सही है। आगे देखो लिखा है बेटा कि रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये बात भी सही है। जिस समय आप लोग जेड स्कीम पढ़ते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, NADP होता है, जो कि प्रोटॉन को स्ट्रोमा से लेता है और रिड्यूस होता है NADPH2 में। ये बात भी सही हो गई बेटा। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है इसका ब्रेक डाउन होता है जब प्रोटॉन एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, यानी कि थैलाकोइड के ल्यूमेन प्रोटॉन ज्यादा रहेगा, स्ट्रोमा में कम रहेगा, तो ये ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएगा, ग्रेडियंट कम होगा या यहाँ पे ग्रेडियंट का ब्रेक होगा, तो इस कारण से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात भी सही हो गई। अब लिखा कि ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, तो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं होता बल्कि प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। इसी कारण से ये जो इनकरेक्ट पूछा आपसे बेटा, तो कौन सी बात ट्रू नहीं है, तो फोर्थ जो बात है वो ट्रू नहीं है। अब आइए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 135 की। लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। तो जब कभी माइटोटिक सेल डिवीजन होता है बेटा तो वहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती है ना, बाकी सारी चीजें होती हैं, क्वाइलिंग और कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिड्स के बीच में, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड द अपोजिट पोल होता है। क्या नहीं होता है, तो बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग नहीं होती। तो 135 का जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। अब बेटा सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी में अगर देखा जाए तो इसमें से 15 सवाल में से 10 सवाल हम लोग करने थे। अब बेटा सारे के सारे सवाल हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं।
The given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as assertion reason R. Assertion की बात कर रहे हैं कि Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosomes. ये बात बिल्कुल सही है बेटा, है ना। अगर हम देखें कि सेम क्रोमोसोम के ऊपर, है ना, अगर जीन बहुत पास पास रहते हैं तो वहां पे लिंकेज की फिनोमिना हो जाती है। इस कारण से ये जो बात बोली जा रही है कि यहाँ पे असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ठीक से नहीं हो पाता, तो ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही है। तो असर्शन इज द करेक्ट। फिर लिखा है रीजन के लिए कि क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। बेटा ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाते। एक्चुअली में जो लिंकेज होता है, इसमें जो नॉन एलेलिक जीन होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और एक साथ रहते हैं, एक साथ ही इनहेरिट होना चाहते हैं, वो असॉर्ट नहीं होते, अलग अलग नहीं हो पाते। तो जो ये बात लिखी जा रही है रीजन, वो बात सही नहीं लिखी जा रही है बेटा। इसका मतलब कहा जाए तो जो असर्शन था वो करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला आंसर जो हो जाएगा बेटा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 136 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करेंगे 137। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ बेटा, आपके एनसीईआरटी से फिगर उठाया है। Which part of the fruit labeled in the diagram figure marked it a false fruit? कौन सी चीज है जो फॉल्स फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रही है? आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे जो सी है वो थैलेमस को रिप्रेजेंट करता है, और जानते हैं आप लोग जो थैलेमस होता है अगर वो यूज होता है फ्रूट के फॉर्मेशन में, है ना, तो ऐसे फ्रूट को लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। वैसे फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होता है बेटा जिसके फॉर्मेशन में ओवरी के अलावा फ्लावर का कोई दूसरा पार्ट भी क्या हो, इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो यहाँ पे जो सी होता है बेटा वो इंडिकेट करता है थैलेमस को, इसलिए जो सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी थैलेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसी कारण से फ्रूट जो है वो क्या है, फॉल्स फ्रूट है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 138। बेटा जो 138 क्वेश्चन नंबर है इसमें देखिएगा, लिख रहे हैं कि द इंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वेयर कन्वर्टेड टू सीएनजी फ्रॉम डीजल। In reference to this, which one of the following statement is false? कौन सी बात सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? लिखा कि इट इज चीपर देन डीजल, ये बात बिल्कुल सही है। सीएनजी जो होती है चीपर होती है, सस्ती होती है, तो बात सही है भाई, सही है। लिखा कि इट कैन नॉट बी अल्टरनेटेड लाइक डीजल्स, इसमें मिश्रण नहीं कर सकते, इसको अब मिश्रित नहीं कर सकते, ये बात भी बिल्कुल सही है। सीएनजी बर्न्स मोर इफिशिएंटली देन डीजल, ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा, है ना। अब फोर्थ ऑप्शन में द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन सीएनजी बसेस मेकिंग द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लो, ये बात सही नहीं है बेटा। सीएनजी के लिए हमें अलग से इंजन को इंप्रूव करना पड़ता है, डीजल इंजन काम में नहीं आते। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 138 का फोर्थ आंसर हो जाएगा बेटा। आइए बात करेंगे 139 क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। बता रहे हैं कि लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। तो लेसिथिन बेटा ग्लाइकोलिपिड नहीं है, है ना। एक्चुअली में ये क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। तो आप देख लीजिएगा ये स्टेटमेंट जो होता है वो क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। या कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर देखा जाए प्रोसेस वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उसमें पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, सैचुरेटेड में नहीं पाया जाएगा। फिर आगे देखिए सी ऑप्शन में gingerly oils has lower melting point hence remain as oil in winter, ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयल का वो कम होता है, इसी कारण से ठंडियों में विंटर में क्या होती है, ये आयल जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इसके बाद डी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये बात बिल्कुल सही है। ई स्टेटमेंट में लिखा है कि व्हेन फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म, ये बात भी सही है बेटा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सी डी एंड ई जो होता है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और हमको करेक्ट ही क्या करना था, चूज करना था। देख लीजिएगा यहाँ पे सी डी एंड ई करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आइए बेटा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 140 की। लिख रहे हैं कि ट्रांसपोजन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग। तो ऑटो रेडियोग्राफी, जीन सीक्वेंसिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीन साइलेंसिंग। तो बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रांसपोजन है जंपिंग जीन उनका हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 की। जब 141 की बात करते हैं बेटा, तो लिखा है कि द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शो सम
स्पेक्टिकुलर फीचर आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट स्प्रिंग वुड, है ना। तो करेक्ट की बात कर रहा है। इट इज आल्सो कॉल्ड अर्ली वुड, बट आप जानते हैं स्प्रिंग वुड को हम लोग अर्ली वुड कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लिखा आगे कि इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट विथ नैरो वेसल्स, नैरो नहीं बेटा वाइडर वेसल्स, है ना। ये बात गलत हो गई, है ना, यहाँ पे ये बात गलत हो गई। इट इज लाइटर इन कलर, तो ये बात बिल्कुल सही है बेटा, लाइटर कलर का होता है। द स्प्रिंग वुड along with autumn wood so alternate concentric ring forming annual ring, तो डी आंसर ऑप्शन भी सही हो गया। इस पर लिखा कि इट हैज लोअर डेंसिटी, है ना, तो इसकी डेंसिटी कैसी होती है, लोअर होती है। आप जानते हैं ऑटम सीजन, अगर हम लोग बात स्प्रिंग सीजन की बात, उसमें जाइलम की जो एक्टिविटी होती है बहुत फास्ट होती है, तो ऐसी केस में जो वुड बनता है वो कैसे होती है, उसकी डेंसिटी कम रह जाती है, और उसकी जो वेसल्स होती हैं वो कैसी होती है बेटा, वाइडर होती है उसका ल्यूमेन, है ना। इस तरह से अगर देखा जाए तो ए सी डी और ई ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और बी स्टेटमेंट क्या है, वो रॉन्ग है। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा बेटा। अब आइए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 142 की। क्वेश्चन नंबर 142 में देखिएगा, कि व्हाइल एक्सप्लेनिंग इंटर-स्पेसिफिक इंटरेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, प्लस साइन इज असाइन्ड फॉर beneficial interactions, negative sign is assigned for detrimental interactions, and 0 for neutral interactions. Which of the following interactions can be assigned plus for one species and negative for another species involved in the interactions? तो बेटा आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना, इंटरेक्शन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, 142 की बात कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे जो कॉमन सेलिज्म होता है, आप देखिए यहाँ पे +0 रिलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ये +0 दिखाई पड़ता है कॉमन सेलिज्म। और कंपटीशन बेटा जो होता है वो माइनस माइनस वाला होता है, प्रीडेशन जो होता है वो प्लस माइनस वाला होता है, प्लस माइनस, एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है। और एमन सेलिज्म में क्या होता है बेटा, -0 रिलेशन होता है। तो आपसे पूछा था प्लस माइनस, तो आपका हो जाएगा बेटा आंसर प्रीडेशन। तो 142 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 142 का थर्ड हो जाएगा बेटा। आइए हम बात करेंगे 143। Which of the following occurs due to the presence of autosomes linked dominant trait, है ना। बेटा ये सवाल बिल्कुल डायरेक्ट है, आप जानते हैं हीमोफीलिया जो होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जो होते हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, और मायोटोनिक जो डिस्ट्रॉफी होती है वो क्या होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा बेटा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 141 की, 144 की। Which one of the following will accelerate phosphorus cycle? phosphorus cycle को कौन accelerate करता है? तो आप जानते हैं कि जो phosphorus होता है उसका रिजर्वायर कौन होता है, रॉक्स होते हैं। तो रॉक्स के अंदर जब वेदरिंग होती है ना, तो ये इसको एक्सेलरेट करता है। यहाँ पे जो पहला आंसर हो जाएगा बेटा वो बिल्कुल फर्स्ट आंसर, वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 145। लिख रहे हैं कि इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंसेस of DNA, which one can be cut easily by particular restriction enzyme? तो बेटा आप जानते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन में, तो जो इको आर फर्स्ट होता है, इको आर फर्स्ट, है ना, वो उसका जो सीक्वेंस होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है GAA-TTC। तो यहाँ पे GAA-TTC जो होता है बेटा आप देख लीजिएगा, है ना, ये एक्चुअली में क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है किसके लिए, है ना, इको आर फर्स्ट के लिए। तो आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा बेटा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, GAA-TTC। यहाँ पे देखिए GAA-TTC। एक्चुअली हम लोग जब रीडिंग फ्रेम सेम रखते हैं तभी हमको ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलते हैं। आइए लिखा कि व्हिच इज, क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें, लिखा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीड सेल्स फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स जो होते हैं, C4 प्लांट जो होते हैं बेटा, इनका फॉर्मेशन क्यों हुआ था, तो हम बताएं आपको, एक तरह से जीरोफिटिक एडाप्टेशन हुआ था, है ना। तो जीरोफिटिक एडाप्टेशन, तो ये जो प्लांट्स होते हैं एक्चुअली में इनका काम होता है कि ये प्लांट को क्या करते हैं, है ना, हाई टेम्परेचर से या यूं कह लीजिए हाई लाइट इंटेंसिटी से भी बचाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे, है ना, जो आंसर हो जाएगा देखिएगा, टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर। तो जीरोफिटिक एडाप्टेशन था बेटा, इसलिए ये पहला आंसर करेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है। तो टॉलरेंट हाई टेम्परेचर था, इसीलिए टॉलरेंस करने के लिए ये प्लांट अपने अंदर एडाप्टेशन कर पाए। टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हायर लाइट इंटेंसिटी, तो वेस्कुलर टिश्यू को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं थी।
अगर यहाँ पे बात करते हैं कि क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करना था तो ये बात बिल्कुल सही हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे वेस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं इसलिए ये बात गलत हो गई बेटा। तो यहाँ पे ये वाला आंसर गलत हो गया। तो समझ में आ गया, फोटो रिस्पायरेशन यहाँ पे होता नहीं है या निग्लेजिबल होता है, ये बात भी गलत हो गई, है ना। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट की संख्या की बात कर रहे हैं तो ये बात सही नहीं है। तो मिला के जो फर्स्ट आंसर है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 146 का फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 147। if a geneticist uses the blind approach for sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of functions to different segments, the methodology adopted by him is called as। आप जानते हैं बेटा दो अप्रोच हम लोग बनाते हैं। एक वो अप्रोच होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल उस सीक्वेंस को या यूं कह लो डीएनए के उस पार्ट को हम लोग सीक्वेंस करते हैं जो क्या करता है, जो एक्सप्रेस होता है, उसे हम लोग एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहते हैं, ESTs कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग ब्लाइंड अप्रोच अपनाएं, एक तरफ से डीएनए की सीक्वेंसिंग करना शुरू कर दे तो हम सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा बेटा इस सवाल का वो हो जाएगा थर्ड, सीक्वेंस एनोटेशन। ब्लाइंड अप्रोच में सीक्वेंस एनोटेशन कहलाता है। आइए हम लोग बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 148 की। बेटा 148 नंबर का जो सवाल है इसमें हम लोग मैचिंग वाला सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे बता रहे हैं आपसे मैचिंग करने के लिए बोल रहे हैं। 148 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से। यहाँ पे जानते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, समझ गए होंगे। यहाँ पे जो मेटासेंट्रिक होता है उसका बेटा आप देख लीजिए, यहाँ पे सेंट्रोमियर जो होता है वो मिडिल में पाया जाता है, सेंट्रोमियर मिडिल में पाया जाएगा, इसका मतलब जो फर्स्ट होगा इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखा कि एक्रोसेंट्रिक, जो एक्रोसेंट्रिक होता है बेटा इसमें सेंट्रोमियर जो होता है कहाँ होता है ना, ये इंड की तरफ पाया जाता है, बिल्कुल इंड के से क्लोज में रहता है एक्रोसेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक होगा जो मिडिल से थोड़ा सा अवे रहेगा, थोड़ा सा अवे रहेगा, इसका मतलब समझ गए सेंट्रल से स्लाइटली अवे रहेगा तो चौथा हो जाएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद टीलोसेंट्रिक समझ में आ गया होगा आपका कि टीलोसेंट्रिक कौन होता है, तो जिसमें सेंट्रोमियर जो होगा बिल्कुल टर्मिनल पे पाया जाएगा तो उसका सेकंड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 148 का जो करेक्ट आंसर होगा बेटा मैचिंग वाला सवाल है, थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 149। ये भी बेटा आपको देखना था कि मैच द प्लांट विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिटेड। कौन सा प्लांट है जिसका लाइफ साइकिल कैसी होती है इसके बारे में बता रहे हैं। बेटा देखिएगा यहाँ पे स्पाइरोगायरा लिखा हुआ है, तो जो स्पाइरोगायरा होता है इसको आप देखेंगे तो इसका जो लाइफ साइकिल होता है इसमें क्या होता है, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। फ्री लिविंग यहाँ पे गैमेटोफाइट होते हैं। वैसे तो डोमिनेंट फेज जो होती है वो हेप्लॉन्टिक होती है, स्पाइरोगायरा के लिए सेकंड हो जाएगा। इसके बाद बेटा जो फर्न की बात करें तो फर्न को देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे डोमिनेंट जो फेज होती है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है ना। और यहाँ पे गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होता है प्रोथैलस कहलाता है, उसके साथ ये अल्टर्ड करता रहता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट के साथ अल्टर्ड करता रहेगा, तो फर्न के लिए थर्ड आंसर हो जाएगा। तो पहले का सेकंड हो जाएगा, दूसरे का थर्ड हो जाएगा। अब हम सी की बात करें, फ्यूनेरिया की बात करें तो फ्यूनेरिया जो होता है बेटा अगर देखा जाए तो डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के सी का जो मैचिंग हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। और डी बेटा साइकस दिया हुआ है, और साइकस के अंदर आप देखेंगे तो डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है ना। और इसके अंदर ये वेस्कुलर प्लांट होते हैं और हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे पाया जाता है। तो साइकस के लिए फर्स्ट होगा वो बिल्कुल करेक्ट मैच हो जाएगा। इस तरह से जो करेक्ट आंसर बन के आएगा बेटा वो फोर्थ बन के आएगा। तो 150, तो 150 का हम लोगों ने क्या कर लिया है ना बेटा, यहाँ तक का आंसर हम लोगों ने कर लिया है। आइए बात करेंगे 151 की। 151, आइए बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 की। लिखा बेटा यहाँ पे देख लीजिए, लिख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसके दो पार्ट होते हैं, अगर देखा जाए रेस्पिरेटरी ट्रैक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा होता है एक्सचेंज पार्ट। तो कह रहे हैं कंडक्टिंग पार्ट का कौन सा काम नहीं है, कौन सा फंक्शन कंडक्टिंग पार्ट का नहीं है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, ये काम होता है बेटा। एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक एयर को लंग तक लेके जाना पहला काम होता है। दूसरा काम होता है कि जो एटमॉस्फेरिक का जो इनहेल्ड एयर होती है उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर तक लेके जाना, है ना, यानी एयर कंडीशनिंग कराना। तीसरा काम होता है बेटा कि जो इनहेल्ड एयर होती है उसको क्या करना, क्लीन करना, साफ करना, है ना। ये काम इसका होता है किसका,
है ना, कंडक्टिंग पार्ट का। और चौथा काम होता है जो इनहेल्ड एयर होती है उसको ह्यूमिडिफाई करना होता है। देख लीजिए, तो ये टेम्परेचर जो होता है इसको अपने बॉडी टेम्परेचर तक लाने वाला काम होता है। बिल्कुल ये बात सही लिखी जा रही है। देखा कि प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो डिफ्यूजन की बात करती है, गैसियस एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज पार्ट का काम होता है, वो कंडक्टिंग पार्ट का काम नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये बात जो है वो सही नहीं है। और तीसरा पार्ट जानते हैं कि जो इनहेल्ड एयर जिसको क्लीन करने का काम होता है और ह्यूमिडिफाइड करने का काम होता है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है, चौथा ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब ये है कि कौन से बात गलत है, तो सेकंड बात जो लिखी गई बेटा ये गलत है। इससे हमारा करेक्ट आंसर जो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 152 की। लिख रहे हैं कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस माल्टोज। अब समझ गए, जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, माल्टोज बनता है, डाइसेकेराइड बनता है। और डाइसेकेराइड के बनते समय डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि एनहाइड्रस बॉन्ड बनते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। तो C6H12O6 ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, दूसरा भी C6H12O6, जब दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, एक वाटर का लॉस होगा, तो जो डाइसेकेराइड बनेगा, माल्टोज बनेगा, उसका जो फार्मूला बनेगा वो C12H22O11 हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट आंसर होगा बेटा वो कौन सा, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 152 का हो जाएगा फर्स्ट, C12H22O11। ये होता है सुक्रोज या फिर माल्टोज का फार्मूला, डाइसेकेराइड का फार्मूला। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 153 की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में लिख रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, है ना। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कहलाता है ना। ये जो कह लीजिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहां से क्या करता है, डीएनए को कट करता है, उसे रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। और उस साइट पे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में पाए जाते हैं, यानी कि इन्वर्ट रिपीट फॉर्म में पाए जाते हैं, दोनों स्टैंड को देखा जाए। तो ये पहला जो स्टेटमेंट था वो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे बेटा, दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स। बिल्कुल सही लिखा जा रहा है। अगर बिल्कुल बीच से कट करता है बेटा तो उसमें इंडोन्यूक्लियस, है ना, और बाहर से काटता है उसे एक्सोन्यूक्लियस। और आप जानते हैं कि जब ये थोड़ा बीच से हट के काटता है, किनारे से काटता है, तो ऐसी केस में जो इंड बनता है वो स्टिकी इंड बनता है। और स्टिकी इंड का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, है ना, बायोटेक्नोलॉजी में। इसका मतलब ये जो दूसरा ऑप्शन है वो भी क्या हो गया बेटा, स्टेटमेंट वो भी सही हो गया। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 154 की बात करते हैं बेटा। लिखा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R। assertion A की बात कर रहे हैं, osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, ये आप जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो जो पैराथ हार्मोन होता है वो कॉज करता है, उसकी डिफिशियंसी से या उसकी अधिकता से होता है ऑस्टियोपोरोसिस। जब कभी पैराथ हार्मोन होता है, कोलिक्स हार्मोन जिसे आप लोग कहते हैं, उसकी जब अधिकता होती है तो बोन का डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए। तो ऐसी केस में बोन जो होती है, इस कंडीशन को, जब बोन बहुत कमजोर हो जाती है, फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो जो पहला ऑप्शन रीजन एसेसन दिया बिल्कुल सही दिया जा रहा है। अब रीजन की बात करें, कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है तो भी, और अगर हम देखा जाए पैराथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो भी, दोनों ही कंडीशन में बोन का डिसोल्यूशन होता है। ये बात जो है बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है। लिखा कि द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ए भी सही है बेटा, और रीजन जो होता है वो भी क्या है, सही है। यहाँ पे आंसर जो लगा हुआ है, पॉज करिए सर, देखिएगा यहाँ पे हम देखें, अगर रीजन की बात करें, देख लीजिए यहाँ पे कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है बेटा। तो जब कभी ओल्ड एज में हम लोग जाते हैं तो ओल्ड एज में क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, और एस्ट्रोजन के लेवल के घटने के कारण क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तो आप सोचिएगा एस्ट्रोजन का लेवल जब घटेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगी, और उधर अगर हम देखें पीटीएच की बात करें, पैराथ हार्मोन की बात करें, जब उसका लेवल बढ़ता है तो क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है बिल्कुल ये बात सही नहीं लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है बेटा। इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता तो सही होता है, ये गलत लिखा हुआ है। तो
ए तो सही था, लेकिन जो रीजन हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, इसलिए पहला आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एसर्शन जो है वो करेक्ट है, रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ। अब आइए हम लोग क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की देखते हैं 155। जब हम लोग 155 की बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि इन एन इस्लिसिया कोलाई स्टेन आई जीन गेट्स म्यूटेटेड। कह रहे हैं कि जो इस्लिसिया कोलाई है उसके अंदर जो आई जीन है, जिसे आप लोग रेगुलेटर कह रहे थे, रेगुलेटर जीन कह रहे थे, वो म्यूटेट हो गया, उसमें म्यूटेशन हो गया, एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। तो अब समझ गए आप लोग, जब आई जीन में कोई चेंज आ गया, उसके द्वारा जो बनने वाला प्रोडक्ट है, प्रोटीन है, अगर वो इंड्यूसर के साथ बाइंड नहीं होगा तो इनएक्टिवेट नहीं होगा, और इनएक्टिवेट नहीं होगा तो जाकर के ऑपरेटर से जुड़ जाएगा, और जब जाकर के ऑपरेटर से जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर से नहीं जुड़ पाएगा, और ऐसी केस में जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, लाइकोपेरान के, वो एक्चुअली में क्या हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे, तो ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा बेटा, ना तो ट्रांसलेशन होगा। तो ऐसी केस में देखो लिखा है यहाँ पे कि इस्लेसिया कोलाई का जो आई जीन है, अगर वो म्यूटेटेड हो जाए, इट्स प्रोडक्ट्स कैन नॉट बाइंड टू द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विथ लैक्टोज, व्हाट विल बी द आउटकम, क्या होना है। तो जानते हैं आप लोग, जो स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसलेशन उसका नहीं हुआ, स्विच ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे पहला आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे टेगमिना इज इन कॉकरोच एराइजेस फ्रॉम, आप जानते हैं बेटा, ये जो कॉकरोच होता है उसमें दो तरह के विंग्स होते हैं, तो दो पेयर विंग्स होते हैं, मेजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक। जो मेजोथोरैसिक विंग होता है वो लेदरी होता है, ओपेक होता है, उसको लोग टेगमिना कहते हैं, है ना। और मेटाथोरैसिक विंग जो होता है वो ट्रू विंग्स कहलाता है, मेम्ब्रेनस होता है, वही उड़ने में हेल्प करता है। तो जो टेगमिना होता है वो मेसोथोरैसिक विंग कहलाता है। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा बेटा। आइए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 157। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 देखा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स is a conditions when body defense mechanism recognize its own cell as the foreign body। बिल्कुल सही बात है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो होता है, हमारी अपनी ही सेल को नहीं पहचान पाता और उसे बाहरी सेल की तरह ट्रीट करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और उसे मार देता है, हमारी ही ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसे हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन, लिखा यहाँ पे कि when body does not attack cells। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ही एक एग्जांपल है। तो इसकी कंडीशन में हमारी बॉडी जो होती है उसी का जो इम्यून सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ये काम करता है, इम्यून सिस्टम होता है वो एडवर्सली अफेक्ट करने लगता है, एक्चुअली कहा जाए अपने ही ऑर्गन को नहीं पहचान पाता, और कंडीशन को रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पे देखो नॉट अटैक सेल्स, ये बात गलत लिख दिया, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इस तरह से जो आंसर हो जाएगा बेटा वो फर्स्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। अब आइए बेटा हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 158 की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। कौन सी बात इनकरेक्ट है। कहा कि इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER आर प्रेजेंट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो केवल पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। तो बेटा आप समझिएगा, प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनेल हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रेटिकुलम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये स्ट्रक्चर वहां पे नहीं पाए जाते। तो जो पहला स्टेटमेंट है वही क्या हो गया बेटा, या जो पहला ऑप्शन है वही क्या हो गया, गलत हो गया। और हमसे आपसे पूछा था कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा बेटा। अब बात करें कि इन सिटू कंजर्वेशन रिफर टू क्वेश्चन नंबर 159। इन सिटू कंजर्वेशन में आपको सिखाया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन में एक्चुअली में हम जो जब नेचुरल हैबिटेट में ही किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, कंजर्व करा दे, पूरे के पूरे हम लोग क्या करें, पूरे इकोसिस्टम को ही कंजर्व कर दे, तो इसे हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन इसको हम बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो बेटा लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, ये इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 160 की बात करते हैं बेटा। लिखा है कि इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बिकॉज। समझ में आ गया होगा आपको कि जब लोग एडीए की डिफिशियंसी होती है ना, जब कोई जीन डिफेक्ट हो गया हमारे अंदर, तो ऐसी केस में क्या होता है बेटा, हमें रेगुलरली क्या करना पड़ता है ना,
आप जानते होंगे जो क्या कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो लिम्फोसाइट्स होती है, उनको एक समय के बाद हमको लगातार लेना होता है, पेशेंट को लगातार लेना होता है एक निश्चित समय इंटरवल के बाद। इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो निश्चित है, ये इमोर्टल नहीं होती है। तो लगातार हमारी बॉडी में लेने के बाद ये क्या होती है, कुछ समय के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इनको बाहर से लेना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे जो आंसर देखेंगे, तो देखो यहाँ की जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल सेल्स, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, है ना। कि जो ये लिम्फोसाइट्स होती हैं वो कैसी होती है, इमोर्टल नहीं होती, इस कारण से हमको लगातार जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट को लेते रहना पड़ता है। तो 160 का सेकंड आंसर करेक्ट आंसर है। आइए बात करते हैं कि 161 है ना, जब हम 161 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। बेटा एक वर्टिब्री और दूसरे वर्टिब्री के बीच में है ना इंटरवर्टिब्रल डिस्क या पाई जाती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं उसको। और ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है ना, तो ये कार्टिलेजिनस होती है। इसका आंसर जो होगा बेटा वो 4 हो जाएगा। आप लोगों ने सब लोगों ने सही किया होगा इस सवाल। आइए 162 की बात करेंगे। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सिक्रीशन फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, सलाइवा है, उससे क्या नहीं होता। तो लुब्रिकेशन ऑफ द ओरल कैविटी बिल्कुल करता है बेटा, ओरल कैविटी में लुब्रिकेशन करने का काम करती है सलाइवा। डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स, ये बात सही नहीं है। एक्चुअली में जो सलाइवा होता है उसके अंदर एंजाइम के नाम पे 2 एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम होता है और क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज होता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है वो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च को माल्टोज में, सुक्रोज में, लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये डाइसेकेराइड पे वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे जो आंसर दिया डाइजेशन ऑफ डाइसेकेराइड, ये बात सही नहीं है, इसीलिए यही आंसर सही हो जाएगा बेटा। नॉट की बात किया था, नॉट परफॉर्म की बात किया था, तो सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 163, if 8 Drosophila in a laboratory populations of 80 died during a week, the death rate in the population is individuals per Drosophila per week। अभी जानना चाह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि कुल किसी लेबोरेटरी के अंदर ड्रोसोफिला जिनकी संख्या कुल 80 है, एक हफ्ते में 8 मर गई, तो बता रहे हैं कि भाई डेथ रेट कितना है, एक वीक में कितनी मर जा रही है, उसका डेथ रेट कितना है। बेटा देखिए 80 थी तो उसमें से 8 मर गई, तो एक में कितना मर गई, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, है ना। तो 8/80 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कितना हो जाएगा, 0.1। तो 0.1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे थर्ड आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 164 की। देखिएगा कि नेचुरल सिलेक्शंस where more individuals acquires specific character value other than the mean character value lead to। अगर नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे कुल 3 तरह का होता है बेटा, है ना। अगर स्टेबलाइजिंग देखेंगे तो इसमें मीन कैरेक्टर जो एवरेज कैरेक्टर होता है वो सिलेक्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इस तरह के। अगर हम सिलेक्शन की बात करें नेचुरल सिलेक्शन, तो हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग। और बेटा जो डिसरप्टिव होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअली में 2 पीक बनते हैं, है ना। इसमें दोनों तरह के लोग क्या होते हैं, दोनों लोगों का क्या होता है, एक तरह से कहा जाए नेचुरल सिलेक्शन होता है। जो लोअर होते हैं उनका भी, जो हायर होते हैं उनका भी, दोनों का होता है, बीच वालों का सिलेक्शन नहीं होता, तो उसको डिसरप्टिव कहते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्शनल की बात करें तो जो पीक होता है एक तरफ मूव करता है, केवल अपर लोगों का ही, जो लॉन्ग इंडिविजुअल होते हैं या लार्ज इंडिविजुअल होते हैं उन्हीं का क्या होता है ना, सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन से बोलते हैं डायरेक्शनल। यहाँ पे जो बोला जा रहा है बेटा कि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वैल्यू अदर देन द मेन कैरेक्टर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा, है ना। इस तरह के सिलेक्शन को बोलते हैं डायरेक्शनल। इसमें एक पीक आएगी और एक तरफ केवल क्या रहेगी बेटा, शिफ्टेड रहेगी, है ना। इसे बोलते हैं डायरेक्शनल। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 165। लिखा है बेटा आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल्स साइक्लोस्पोरिन ए। तो आप लोग सभी जानते हैं, आसान सवाल था बेटा कि साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है कौन क्रिएट करता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनता है ना। तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा बेटा। बहुत ही आसान सा सवाल था, आप लोगों ने खूब इसको याद किया। फिर आइए देखते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की। Which of the following is not a connective tissue? इसमें से कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है ना। बेटा जानते हैं कार्टिलेज जो होते हैं, है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू हैं। आप जानते हैं कार्टिलेज
और बोन, है ना, ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। ब्लड जो होता है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। जो न्यूरोग्लिया होता है या ग्लायल सेल्स, है ना, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एक तरह से कहा जाए न्यूरोग्लिया। ग्लायल सेल्स, है ना, ये एक्चुअली हमारे नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट नहीं है। सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 167। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो बेटा आप जानते हैं कि जो oogenesis की प्रोसेस होती है, जब बच्ची मम्मी की यूटेरस में होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कर रही होती है, लगभग 25 वीक की होती है, 25 वीक की होती है, तभी से उसकी बॉडी में क्या होता है, उसकी ओवरी के अंदर ना यहाँ पे उगोनिया का फॉर्मेशन होने लगता है। इसका मतलब अगर हम oogenesis देखें तो इसकी शुरुआत जो होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से हो जाती है। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 168 बेटा। जो 168 लिखा जा रहा है सवाल, इसमें देखिएगा यहाँ के ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आर हायर प्रोटीन्स एंड हेल्दियर फैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। आप समझिए इस बात को, अगर हम लोग ऐसी क्रॉप ग्रो करें, है ना, जेनेटिकली इंजीनियर करके ऐसी क्रॉप बनाए जिसके अंदर विटामिन कंटेंट, मिनरल कंटेंट या प्रोटीन का कंटेंट हमने हायर कर दिया, हेल्दी फैट बढ़ा दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो 168 का फर्स्ट आंसर। अब ये बात करेंगे 169। Which of the following statement are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? कहना इसमें से कौन सी बात है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो सही है पर oogenesis के लिए सही नहीं है ना? इसमें से कौन सी बात है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है और oogenesis के लिए सही नहीं है? तो देख लीजिएगा बेटा 169 नंबर का जो सवाल है, इसमें देखिएगा लिखा है कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। तो दोनों के लिए ही सही है ना, केवल oogenesis के लिए ही नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी, दोनों के लिए सही हो गया। देखिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, है ना। इस बात को समझिएगा कि डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस होती है, जब गैमेट बन जाता है, आफ्टर गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। मियोसिस होने के बाद आप याद करिए स्पर्मेटोजेनेसिस में जब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड बन जाते हैं तो स्पर्मेटिड जाता है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना ही डिफरेंशिएशन या, है ना, डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो कुल मिलाकर के डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस में होती है पर oogenesis में नहीं होती। तो बी जो होगा वो सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए सी की बात करें बेटा, तो लिखा कि मियोसिस अकर्स कंटीन्यूअसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल्स पॉपुलेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि मियोसिस की जो प्रोसेस होती है ना, ये कहाँ होती है, माइटोटिक जो डिवाइडिंग सेल्स होती है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया होती है, उनके अंदर होता रहता है, थ्रू आउट लाइफ होता रहता है। जबकि अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि oogenesis में ये एक निश्चित एज तक ही होता है। ये भी एक अंतर होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस लगातार चल रही है और oogenesis एक सर्टेन एज तक होती है। तो यहाँ पे सी आंसर भी सही लिखा जा रहा है। बट डी की बात करते हैं बेटा, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। बेटा ये दोनों में ही होता है, एफएसएच और एलएच जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों के रिस्पांसिबल होता है। तो ये बात सही नहीं है, एक में नहीं बल्कि दोनों में ये होता है। अब हम ई की बात करें, इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। आप जानते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, जबकि oogenesis जो होता है बेटा इसकी शुरुआत एम्ब्रियोनिक लाइफ से होती है। तो जो ई होता है ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, है ना। यहाँ पे जो आंसर बन के आएगा बी सी एंड ई। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब आइए तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 170। लिख रहे हैं कि लिपिस लूप इज अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड एज। अब जानते हैं जो लिपिस लूप होता है बेटा वो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस का एग्जांपल होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 171। Detrivores break down detritus into smaller particles. This process is called, आप जानते हैं बेटा इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। डेट्राइटस क्या होता है समझते होंगे, है ना, जो पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डेट्राइटस कहते हैं। जब उसके टुकड़े किए जाएंगे तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, और फ्रेगमेंटेशन के अंदर से जब केमिकल कंपाउंड को अलग करेंगे उसे हम लोग कैटाबोलिज्म कहेंगे। और ह्यूमिफिकेशन का मतलब समझते हैं, जो कंप्लीटली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे वो ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है
डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको क्या करना है बेटा, उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में या यूं कह लो मिनरल के फॉर्म में कन्वर्ट करना डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम 171 सवाल का आंसर देखें तो 4th हो जाएगा। आइए बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर 172 की। लिखा है कि इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी व्हिच हायरार्कियल अरेंजमेंट इज इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। बेटा एनिमल्स के केस में अगर आप लोग हायरार्की को देखेंगे, सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली और फिर आता है जीनस और सबसे लास्ट में होता है स्पीसीज। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, यही इसका ऑर्डर होता है बेटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। तो 173 का 172 का जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आइए बेटा अब सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की। लिखा है आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। बेटा आप लोग जानते हैं पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है एसेक्सुअल स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 173 का आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा फोर्थ। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करें 174। आइए बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 174 की। लिखा है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, देख लीजिएगा, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमंस बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर। आप जानते हैं बेटा 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, है ना। तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो टिश्यू को 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ये बात आपने याद किया, एनसीईआरटी की लाइन है, इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा बेटा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 175 की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट दे रहा है बेटा स्टेटमेंट 1, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। आप जानते हैं ये बात बिल्कुल सही है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं ये बड़े मॉलिक्यूल हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, ये लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट जो हो गया बेटा वो करेक्ट हो गया। हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स कैरी काइलोमाइक्रॉन्स इनटू लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। बिल्कुल सही है बेटा। तो फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में होता है और लिम्फ वेसल्स के अंदर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं लैक्टियल्स। और ये जो लिम्फ वेसल्स जो विलाई के अंदर होती है, इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर, उसे हम लैक्टियल्स कहते हैं, उसी के अंदर ये एब्जॉर्ब होता है। तो जो स्टेटमेंट सेकंड है वो भी करेक्ट हो गया। तो ऐसे में देखा जाए जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 175 नंबर के क्वेश्चन का। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 176। बेटा लिखा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as assertion R, reason R। लिखा है assertion A में all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrate। ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि जितने भी vertebrates हैं वो सारे के सारे chordates। अब कार्डेटा के अंदर आप देखेंगे तो कार्डेटा में तो फिश भी आते हैं, एम्फीबिया भी आते हैं, है ना, रेप्टाइल्स भी आते हैं, है ना, मैमल्स भी आते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो सारे के सारे जो अच्छा देखा, अगर कार्डेटा को आप देखें तो कार्डेटा में 3 तरह के होते हैं, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ऑल वर्टिब्रेटा आर कार्डेटा बट ऑल कार्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा। ये बात बिल्कुल सही है। अब रीजन की बात करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो लिखा कि नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। बिल्कुल सही लिखा है। एक्चुअली में जो क्या होते हैं कार्डेट्स होते हैं उनके अंदर नोटोकार्ड पाई जाती है और ये नोटोकार्ड जो होती है वर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो जाती है, इसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो जो रीजन होता है वो भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है बेटा कि जो एसेप्शन और रीजन है करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का, तो आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। आइए बेटा आप बात करें क्वेश्चन नंबर 177 की। लिखा है रिगार्डिंग मियोसिस which of the statement is incorrect। कौन सी बात है जो इनकरेक्ट है मियोसिस के लिए। पहला ऑप्शन लिख रहे हैं कि पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर इन मियोसिस फर्स्ट। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, मियोसिस फर्स्ट जब होता है तो वहां पे पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। ये बात भी सही है, एक सेल से 4 सेल बनती है जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट से 1 से 2 बनेंगी और मियोसिस सेकंड में 2 से 4 बन जाएंगी। तीसरे ऑप्शन है कि देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। बिल्कुल सही लिखा है। चौथे ऑप्शन लिखा है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड के एस फेज में बल्कि इंटरफेज की एस सेकंड में क्या होता है बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत हो गया।
यही आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था। आइए बेटा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 178 की। देखो लिख रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द बेस पेयर। बेटा अगर आपको याद हो, डायरेक्ट सवाल पूछा है, हमारा जो डीएनए होता है मैमेलियन डीएनए वो 2.2 मीटर लंबा होता है। जब 2.2 मीटर लंबा होता है तो ऐसी केस में जो बेस पेयर की संख्या होती है कितनी होती है, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। और जब इसकी लंबाई आधा हो जाएगी 1.1 मीटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बेस पेयर की संख्या हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी, है ना, क्योंकि लेंथ ऑफ डीएनए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेस पेयर। इसका आंसर बेटा हो जाएगा 3.3 × 10⁹ तो 178 का करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा बेटा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 179 की। अब देख लीजिएगा यहाँ पर 179 को देखा जाए तो यहाँ पे लिखा कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू माइटोसिस। माइटोसिस के लिए कौन सी बात करेक्ट नहीं है, ये पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। लिखा कि क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एट टीलोफेज। तो हम टीलोफेज में देखें तो जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो कंडेंस होते हैं, डीकंडेंस लिख रहा है तो बात सही नहीं लिख रहे। अब देखिए अगर हम माइटोसिस में देखें तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज, बिल्कुल होता है, सही बात है। ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट द मेटाफेज, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, ये बात भी सही लिखी गई है। इसका मतलब जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा वो कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 180 लिखा कि नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट आर पेस्ट बाई। तो बेटा एक बात आप जानिएगा, आप जानते हैं पहले से कि वाटर को कंजर्व कराने के लिए एक्चुअली में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसमें से वाटर को कम से कम लॉस करने के लिए जो यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं, है ना, वो पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिलीज करते हैं। और यूरिकोटेलिक एनिमल्स आप जानते हैं रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होती है, ऑल बर्ड्स, केवल पेंगुइन को छोड़ दीजिए, पेंगुइन जो होते हैं यूरिकोटेलिक होती है, बाकी सबके सब कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जा रहा है बेटा देख लीजिएगा, यहाँ पे हिप्पोकैम्पस दे रहे हैं, सही नहीं है। पैवो दे रहे हैं, पिकॉक की बात कर रहे हैं। जो पिकॉक होता है बेटा आप जानते होंगे ये कैसी बर्ड है, तो बर्ड के अंदर क्या होगा बेटा, यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के लिए यूरिकोटेलिक होंगी, पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्या करती है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिलीज करती है। तो आंसर बिल्कुल सही हो गया। तीसरे ऑप्शन में लिखा है ऑर्निथोरिंकस, मैमल है। सैलामेंड्रा, ये आप जानते हैं एम्फीबियंस है। तो कुल मिलाकर के जो आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, 180 का सेकंड आंसर। अब बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 181, कि in which of the following animals digestive tract has additional chamber like crop and gizzard। बेटा आप जानते हैं क्रॉप और गिजर्ड जो होता है ना, ये बर्ड्स में देखने को मिलता है ना, इसके एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा पैवो, सेटिकुला और कार्बस। कार्बस क्रो को कहते हैं, सेटिकुला जो होता है बेटा कौन होता है, पैरट होता है, और पैवो जो होता है पिकॉक को कहते हैं। तो ये सब के सब बर्ड्स है, इसका मतलब सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 182 की। बेटा लिख रहे हैं कि which of the following is correct match for disease and its symptoms। तो डिजीज और सिम्टम्स के लिए कौन सी बात करेक्ट लिखी गई है, देख लीजिएगा। माइस्थेनिया ग्रेविस की बात कर रहे हैं बेटा, कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, सही बात है कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना। तो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर लिखा है, इसलिए बात सही नहीं लिखी गई है, ये बात सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन में देखिएगा बेटा, यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन लिखा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बेटा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है बल्कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, है ना, तो ये भी बात गलत हो गई। अब तीसरे की बात करें आर्थराइटिस, इसमें बेटा जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग हो जाती है। आर्थ्रो का मतलब जॉइंट्स होता है, आइटिस का मतलब स्वेलिंग होता है, तो आर्थ्रो जॉइंट्स में स्वेलिंग, ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। और टिटेनी आप जानते हैं बेटा कैल्शियम का लेवल, है ना, या कि हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पॉज। टिटेनी जानते हैं आप लोग, जब जब कभी क्या होता है ना, हमारे ब्लड के अंदर पैराथार्मोन की कमी होती है, तो पैराथार्मोन की कमी से क्या होता है, ये बीमारी होती है टिटेनी, जिसके अंदर वाइल्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना, स्केलेटल मसल्स फेल टू रिलैक्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम है ना। जब कभी पैराथार्मोन की कमी होती है तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में घट जाता है, और कैल्शियम के लेवल के घटने के कारण क्या हो जाता है, टिटेनी हो जाती है। तो ये बात आप जानते हैं। ये बात भी बिल्कुल क्या लिखा है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, हाई लेवल लिखा है कैल्शियम का, लो लेवल होता तब टिटेनी हो जाती है। तो इस तरह से 182 का जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 183।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, है ना। स्टेटमेंट 1, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। बेटा ये बात सही है। स्पर्मिएशन 3-4 टर्म होते हैं। स्पर्मिएशन का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या यूं कह लो जो सर्टोली सेल्स होती है उससे स्पर्म का रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है। टेस्टिस से बाहर निकलना स्पर्म का सेमिनेशन कहलाता है। मेल की बॉडी से बाहर निकलना स्पर्म का ये इजेकुलेशन कहलाता है। और आप जानते हैं बेटा अगर ये सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंच जाए तो उसे हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। इसका मतलब आप समझ गए कि स्पर्मिएशन जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या यूं कह लो जो सर्टोली सेल्स है उससे जब रिलीज होता है स्पर्म तो उसे लोग स्पर्मिएशन कह देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा कि स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। बेटा स्पर्मेटोगोनिया से नहीं बल्कि स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई बेटा। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया से नहीं बल्कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो आप स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। इस तरह देखा जाए तो जो पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 184 की। जब हम 184 की बात करेंगे देखा कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। बेटा ये बात सही नहीं है। जब आप लोग ब्लड कोगुलेशन की बात करते हैं जहां पे चोट लगती है वहां पे फाइब्रिन के नेटवर्क बनते हैं। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाने के लिए यहाँ पे थ्रोम्बिन आता है और थ्रोम्बिन किससे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। तो जो थ्रोम्बिन होता है एक्चुअली में ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो फाइब्रिन के थ्रेड बनते हैं न कि थ्रोम्बिन के थ्रेड बनते हैं, इसलिए ये बात गलत हो गई। स्टेटमेंट 1 करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। अब बात करेंगे स्टेटमेंट सेकंड की। लिखा कि स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग स्प्लीन को क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड बैंक भी कहते हैं, है ना। आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रगाह भी कहते हैं क्योंकि जो डेड एंड डैमेज्ड आरबीसी होती है यहीं पे ट्रैप होती है ना। इसको लोग स्प्लीन को बोलते हैं क्या, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये बात सही है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो लिखा कि यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, इसलिए सेकंड आंसर इज द करेक्ट। अब आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 185 की। बेटा बात करेंगे 185 नंबर क्वेश्चन की। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। वैसे इस पेपर में देखा जाए बेटा बहुत ढेर सारे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे, इस कारण से पेपर थोड़ा लेंदी हो गया। हालांकि पेपर कठिन तो नहीं है पर लेंदी दिख रहा है। लिख रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखो लिख रहा है बेटा, स्टेटमेंट 1, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोमीटर फिल्टर साइज। ये बात बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्मा होता है इसकी साइज जो होती है छोटी होती है, 1 माइक्रोमीटर फिल्टर साइज के जो पेपर होते हैं उनसे क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। तो विदाउट सेल वॉल होता है बेटा, सेल वॉल यहाँ पे नहीं पाई जाती, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए 185 नंबर का जो सवाल है इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। अब आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 186। ठीक है बेटा, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। ठीक है कि विथ रिस्पेक्ट टू मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्शंस। अब डायफ्राम की बात कर रहा है, जानते होंगे बेटा डायफ्राम, अगर डायफ्राम को देखें तो इसका काम समझ में आ गया होगा। डायफ्राम जो होता है क्या करता है, ये ब्लॉकिंग कर देता है एंट्री ऑफ स्पर्म को। डायफ्राम है क्या, है ना, फीमेल कंट्रासेप्टिव्स के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे कंडोम्स होते हैं वैसे डायफ्राम्स आप जान रहे हैं, है ना। ये रबर या लेटेक्स के बने होते हैं, है ना, और सर्विक्स को कवर करने का काम करते हैं। तो डायफ्राम क्या करता है बेटा, ये सर्विक्स के अंदर स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। तो ए के लिए चौथा हो जाएगा, ए का चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही। बी की बात करें तो बी में कंट्रासेप्टिव पिल्स देखा जा रहा है। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या करते हैं बेटा, ये इनहिबिट करते हैं ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन को। तो ये बी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही, मैच हो जाएगा। इंट्रायूटेराइन जो डिवाइसेस होती है बेटा, है ना, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या करते हैं, फेगोसिटिक ऑफ स्पर्म को क्या करते हैं, बढ़ा देती है यूट्रस के अंदर, फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है स्पर्म के अंदर, यूट्रस के अंदर स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। तो सी का सेकंड मैच हो जाएगा। और डी जो होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, आप जानते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहती है। अगर कोई मदर क्या करती है, अपने बच्चे को फुल्ली फीड कराती है,
ना, इसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 6 मंथ की होती है। तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। 186 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा बेटा। आइए बात करेंगे 187 नंबर के क्वेश्चन, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। 187 की बात कर रहे हैं बेटा, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट दिखाई पड़ रहा है। देखिए विच स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, मोनेरा का नहीं होता, प्रोटिस्टा का होता है, इसलिए बात गलत हो गई है ना। तो स्लाइम मोल्ड्स की बात कर रहा था, ये बात स्टेटमेंट गलत हो गया। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल, सेल वॉल नहीं पाई जाती बेटा, ये माइकोप्लाज्मा भी, ये बात भी गलत हो गई। लिखा है तीसरा ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये बात बिल्कुल सही है बेटा, है ना। तो थर्ड ऑप्शन जो हो गया वो सही हो गया, करेक्ट ऑप्शन पूछा था। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो 100% हेटेरोट्रॉपिक नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अगर आपको याद हो प्रोमेसियम, क्लोरोबियम और रोडोस्पाइरुलम, ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक नहीं होते। इस तरह से जो अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो सी आंसर, जो 187 नंबर का सवाल है बेटा, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 188, लिख देंगे सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, ऐसी इम्यूनिटी जो हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में प्राप्त करते हैं बेटा, है ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे, कौन सी बात इसके लिए गलत है। एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स इज ड्यू टू द मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग बात करें कि अगर इनकरेक्ट पूछा जाए तो ये बात तो सही है कि अगर कभी हमारी बॉडी में क्या हो, कोई इन्फेक्शन हुआ हो किसी पैथोजन का, तो हमारी बॉडी जो होती है उस पैथोजन से लड़ती है, उसे मार के भगाती है और उसके लिए एंटीबॉडी बना के स्टोर भी कर लेती है और मेमोरी बना के रखती है। फर्दर अगर इन्फेक्शन होता है उसी पर्टिकुलर पैथोजन का, तो हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करती है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स हम लोग कहते हैं, जो बहुत फास्ट होता है, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहलाता है। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, ये करेक्ट है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात लिखा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप। बेटा एक्चुअली बात ये होती है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक टाइप की होती है, यहाँ पे लिखा है नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ये बात सही नहीं लिखी है, तो सेकंड बात गलत हो गई। तो आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए तीसरे ऑप्शन में प्राइमरी रिस्पांस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बात भी बिल्कुल सही है। एमनेस्टिक रिस्पांस इज elicited on subsequent encounters with the same pathogen, ये बात भी सही है कि अगर एक ही पैथोजन बार बार हमारी बॉडी पे इंटरेक्ट करता है या इन्फेक्शन कॉज करता है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है फास्ट रिस्पांस करता है। पहली बार स्लो रिस्पांस होता है, दूसरी बार या उसके बाद लगातार फास्ट रिस्पांस होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बेटा 188 का जो इनकरेक्ट पूछा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अब आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 189, ये जो 189 नंबर का सवाल है बेटा, देखिएगा लिख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम नहीं है ना, इसमें से कौन सा काम पैराथायराइड हार्मोन का नहीं है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा, कह रहे हैं कि स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन, है ना। तो ये बोन के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है बेटा, है ना, बढ़ाता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पैराथार्मोन आएगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये बोन का डिसोल्यूशन कराता है, ये बात तो सही लिख दी गई। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये बात सही नहीं है, एक्चुअली में इंक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को। फिर लिखा कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, है ना, तो रीनल ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ाता है, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है, ये बात भी सही लिखी गई बेटा। डी में लिखा कि डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, नहीं डिक्रीज नहीं करता, किसी भी तरह से ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना चाहता है, इसका मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल से भी कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब कराएगा, घटाएगा नहीं, स्टिमुलेट करेगा, ये बात गलत लिखी गई है। तो बी गलत लिखा हुआ है बेटा, डी गलत लिखा हुआ है। अब इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अगर देखा जाए तो पैराथायराइड जो होता है ये बहुत विशेष इसका रोल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए बेटा तो ये बढ़ाता नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आंसर अगर देखा जाएगा तो फोर्थ होगा, लेकिन बेटा ये बहुत क्लियर आंसर नहीं है। अगर हमसे कहेंगे कौन सा आंसर इन तीनों में ज्यादा सही है, तो ये फोर्थ आंसर ज्यादा सही है,
पर अभी हम लोग वेट करेंगे बेटा इस आंसर के लिए कि एनटीए इसका क्या आंसर दे रही है ना। तो हमने इसको बोल दिया पहले से कि ये क्वेश्चन का आंसर अगर इन ऑप्शन में देखा जाए तो डी जो होगा वो करेक्ट है, मतलब फोर्थ आंसर करेक्ट है। बावजूद इसके हम लोग वेट करना चाहेंगे एनटीए की आंसर शीट का। आइए बेटा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 190। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, है ना। यहाँ पे पहली लिस्ट लिखा, लिस्ट फर्स्ट लिखा ब्रोंकियोल्स, गॉबलेट सेल, टेंडन, एडिपोज टिश्यू। देखिएगा बेटा जो ब्रोंकियोल्स होता है एक्चुअली में ये सिलेटेड एपिथेलियम होती है ना। तो ए जो फर्स्ट होगा बेटा ए उसका मैचिंग फोर्थ से हो जाएगा, फर्स्ट का मैचिंग फोर्थ से हो जाएगा। गॉबलेट सेल जो होती है बेटा ये क्या होती है, तो आप देख लीजिए गॉबलेट सेल होती है ग्लैंडुलर टिश्यू होता है एक्चुअली में, है ना। म्यूकस सीक्रेट करने वाली ग्लैंड होती है, गॉबलेट सेल कहलाती है ना। तो ये ग्लैंडुलर सेल थर्ड के साथ मैचिंग हो जाएगी। टेंडन आप लोग जानते हैं बेटा ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, और एडिपोज टिश्यू जो होता है बेटा आप जानते हैं ये क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे हम लोग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के इसका ऑप्शन देखेंगे आप 190 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 191। बेटा देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है। तो होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, तो जो होमोलॉजी होती है कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, बात बिल्कुल सही है ना। होमोलॉजी कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ के फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर अ पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, एक्चुअली में ये एनालॉगस ऑर्गन होते हैं, तो इसे हम लोग ये गलत लिख दिया गया है, अब इसमें इनकरेक्ट ही पूछा था, ये आंसर हो जाएगा बेटा। देखा कि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सही लिखा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है एनालॉगस स्ट्रक्चर। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉजी, बिल्कुल सही है। पोटैटो की बात करेंगे बेटा तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और स्वीट पोटैटो जो होता है वो रूट का मॉडिफिकेशन है, दोनों की ओरिजिन अलग अलग है, इसलिए एनालॉगस ऑर्गन कहलाता है। तो इसका जो 191 नंबर का सवाल है इसका सेकंड आंसर जो होगा बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 192 की। लिख रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं। In a scrubber, the exhaust from the thermal plant is passed through the electric wire to charge the dust particle. आप समझ रहे होंगे, स्क्रबर के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड के बीच से हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो वायर होते हैं उनके बीच से हम लोग क्या करते हैं, डस्ट को पास कराते हैं, या एग्जॉस्ट को पास कराते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्रबर में ऐसी कहानी नहीं होती। ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, है ना। ये बात सही है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होते हैं ये बहुत छोटे पार्टिकल को भी क्या कर लेते हैं, है ना, रिमूव कर लेते हैं पार्टिकुलेट मैटर को। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो था वो रॉन्ग था, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा वो सेकंड हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और ये बेटा हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 193 की। बेटा जब हम 193 क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मैचिंग वाला सवाल है ना। मैचिंग देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं, कि लिखा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि लिस्ट 1 में लिखा है कि बेटा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं बेटा, आप जानते हैं ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, तो पहले के साथ जो होता है वो चौथा मैच कर रहा है बेटा। ग्लोब्यूलिन की बात करें तो ग्लोब्यूलिन जो होता है वो क्या होता है, एंटीबॉडी होता है ना, ग्लोब्यूलिन आप जानते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे स्टेरॉइड की बात करें तो सी जो होता है बेटा वो मैच कर रहा है किसके साथ, स्टेरॉइडल हार्मोन पाए जाते हैं, आपको याद होगा, है ना। स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, नेचर होता है इनका स्टेरॉइड नेचर का। और थ्रोम्बिन जो होता है बेटा अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट की तरह काम करते हैं थ्रोम्बिन, क्योंकि ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से अगर 193 का करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो कौन हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 194। बेटा जो 194 नंबर का सवाल था कि 10 E. coli cells with N15 double stranded DNA are incubated in medium containing N14 nucleotides. After 60 minutes, how many E. coli cells will have done totally from, लिखा है यहाँ पे कि will have DNA totally free from N15। देखो सवाल का मतलब ये है कि N15 एक DNA है ना, यानी कि इसका यहाँ पे N15 है, दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं बेटा, N15 वाले, ऐसे कुल 10 DNA लिए गए।
और कह रहा है कि इस डीएनए को क्या किया जा रहा है ना, 60 मिनट तक छोड़ दिया गया है M14 वाले मीडियम में। बेटा अगर ई कोलाई की बात करते हैं, ई कोलाई जो होता है हर 20 मिनट में डिवाइड करता है, तो जब पहले 20 मिनट में देखेंगे तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। पर याद करिए अगर एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे तो एक डीएनए का स्ट्रैंड जो होगा वो M15 वाला होगा और दूसरे का कैसा हो जाएगा, M14 वाला हो जाएगा। यानी कि 20 मिनट बाद दोनों ही डीएनए कैसे होंगे, हाइब्रिड डीएनए कहलाएंगे। ये दोनों के दोनों हाइब्रिड डीएनए बनेंगे। बेटा फिर आफ्टर 20 मिनट, फिर से 20 मिनट बाद, मतलब 40 मिनट के बाद देखें, इस 2 डीएनए से 4 डीएनए बन जाएंगे। और 4 डीएनए जब बनेंगे तो इसमें से सारे डीएनए जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इनके जो स्ट्रैंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे ना, सब स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। और जब इसका डुप्लीकेशन होगा तो हर स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे। यानी कि 40 मिनट के बाद कुल 4 डीएनए बनेंगे और उन 4 डीएनए में से 2 डीएनए होंगे जो हाइब्रिड होंगे, है ना, और 2 डीएनए जो होंगे लाइट डीएनए होंगे। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे फिर आफ्टर 20 मिनट यानी 60 मिनट की बात करें, 60 मिनट की अगर हम बात करें तो 60 मिनट में क्या होगा, यहाँ पे कुल 4 डीएनए से 8 डीएनए बन जाएंगे, 8 डीएनए बनेंगे। इस 8 डीएनए में से बेटा आप समझ गए होंगे, इसमें से 2 डीएनए होंगे जो हाइब्रिड होंगे। 2 डीएनए जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा, हाँ 2 डीएनए हाइब्रिड होंगे और बाकी 6 डीएनए जो होंगे वो लाइट डीएनए कहलाएंगे। अब आपसे पूछा लाइट डीएनए क्या होता है, जिसमें केवल और केवल M14 होगा। तो जब एक डीएनए ले रहे हैं 60 मिनट के बाद, है ना, कुल 8 डीएनए बन रहे हैं, उसमें से 6 डीएनए जो है वो कैसे हैं, लाइट डीएनए, यानी उसमें M15 नहीं है। तो अगर 10 डीएनए होते, 10 ई कोलाई होते तो कुल कितने बनते, कुल 80 डीएनए बनते। उस 80 डीएनए में से 60 डीएनए होते जो कैसे होते, लाइट होते, और 20 डीएनए होते जो कैसे होते, हाइब्रिड होते। 60 डीएनए लाइट डीएनए होते, यानी 60 डीएनए होते जो M14 वाले होते, है ना, उसमें M15 नहीं होता। इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो 16 सेल हो जाएगा, 60 सेल हो जाएगा जिसके अंदर M15 नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने इस बात क्लियर किया। तो 194 नंबर का जो सवाल है उसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा बेटा। अब आइए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 195 की। लिख रहे हैं बेटा कि स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन के बारे में दिया जा रहा है बेटा, ह्यूमन इंसुलिन के बारे में दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि नीचे दे रहे हैं, कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब देखो आपको फोकस करना था, हमें केवल किसके बारे में बात करना है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में बात करना है, हमें नॉर्मल इंसुलिन के बारे में बात नहीं करना। तो कह रहे इसके लिए कौन सी बात जो है वो सही है। लिख रहा है कि प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। बात बिल्कुल सही है बेटा कि जो प्रो हार्मोन होता है वो कैसा होता है, उसके पास एक सी पेप्टाइड भी पाया जाता है। लेकिन ये बात हम लोग प्रो हार्मोन की कर रहे हैं, नेचुरल हार्मोन की कर रहे हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो हार्मोन हम लोग एंजाइम बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं हार्मोन, उसके अंदर सी पेप्टाइड नहीं होता। तो ये बात तो सही लिखी जा रही है पहली, लेकिन ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए सही नहीं है। दूसरी बात अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वेयर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली इन ई कोलाई एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको याद आ रहा हो कि हम लोगों ने सबसे पहले जो इली लिली नाम की अमेरिकन कंपनी थी, इसने क्या किया था, इसी ने सबसे पहले इंसुलिन को बनाया था, ह्यूमन इंसुलिन को लेबोरेटरी में बनाया था। और उन्होंने यही किया था, अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड बनाए थे और अलग अलग बैक्टीरिया से पेप्टाइड चेन को निकाल करके लेबोरेटरी के अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज बना करके ह्यूमन इंसुलिन को बनाया गया था। ये बात बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है उसके बिल्कुल सही बात लिखी जा रही है। फिर सी ऑप्शन, इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैटल्स एंड पिग। तो बेटा ये शुरुआत में ऐसा हम लोग करते थे, जो शुरुआत की कहानी बिल्कुल सही है, पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए बात सही नहीं है। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। ये बात भी सही है, लेकिन ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए सही नहीं है। सम पेशेंट्स डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन। तो ये बात तो बिल्कुल सही लिखी जा रही है, इंसुलिन के लिए बात सही लिखी जा रही है बेटा, लेकिन कहीं भी ये बात जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए सही नहीं है। तो कुल मिलाकर के केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए सही है, वो कौन सा है, बी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 195 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, बी वनली। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 196। बेटा देखिएगा यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखिए 196, तो इसमें लिख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है।
देखिए यहाँ की ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल। बेटा आप लोग जानते हैं जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है तो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के अंदर रिलैक्सेशन हो रहा होता है, और जब रिलैक्सेशन हो रहा होता है और जब डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन रहते हैं, तो जो भी ब्लड एट्रिया में आता है वेन्स के द्वारा वो अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है। तो यहाँ पे फ्रीली मूवमेंट होता है ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान। ये बात बिल्कुल सही लिखी जा रही है, पहली बात बिल्कुल सही लिखी जा रही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर causes closing of semilunar valve। बेटा आप जानते होंगे सेमिलुनर वाल्व जो होता है पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक एओर्टा में पाया जाता है, और जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है तो ये वाल्व खुल जाते हैं, बंद नहीं होते, इसलिए ये बात गलत हो गई। क्लियर कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स एवी नोड्स जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस। आप जानते होंगे एवी नोड नहीं बल्कि एसए नोड जो होता है जिसे लोग पेस मेकर कहते हैं, है ना, वो क्या करता है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ना। एवी नोड जो होता है वो पेस सेटर कहलाता है बेटा, तो ये केवल वेंट्रिकल तक इंपल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। हाँ, अगर कभी एसए नोड खराब हो जाता है तब जाकर के एवी नोड क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है, लेकिन बात अगर करें तो नॉर्मल कंडीशन में एसए नोड जनरेट करता है, इसलिए ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अब आगे बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर exerted by the simultaneous contraction of the atria। तो याद रखिए कि the tricuspid and bicuspid valve open due to pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria। जब एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है ना, तो इसके कारण से ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं ओपन होते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है बेटा, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, जब कभी वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन होता है तो वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होता है, वेंट्रिकल का प्रेशर घटता है, तो उस कारण से क्या होता है, लगातार एट्रिया में ब्लड के फिल होते रहने के कारण जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व होते हैं उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है, और इस कारण से क्या होता है ना, इस कारण से वाल्व खुलते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के खुलने के पीछे की वजह जो होती है वो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, डायस्टोल करता है वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ेगा, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर घटेगा। एक्चुअली में जिस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं उस समय क्या होता है, एट्रिया में डायस्टोल हो रहा होता है, जिस कारण से एट्रिया के अंदर फिलिंग हो रही होती है, ब्लड भर रहा होता है ना। और ज्वाइंट डायस्टोल जब आता है तब ये वेंट्रिकल भी डायलेट करने लगता है, इस कारण से ज्वाइंट डायस्टोल में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुलते हैं। तो सिस्टोल के दौरान नहीं बल्कि डायस्टोल के दौरान खुलता है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बेटा वो फर्स्ट हो जाएगा, 196 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा बेटा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 197। लिख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का कौन सा फीचर डिजायरेबल नहीं है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो ये क्लोनिंग वेक्टर होता है उसके अंदर हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसके पास केवल एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होती है उसको प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाकर के एक ही जगह से काटता है प्लाज्मिड को या वेक्टर को, तो ऐसी केस में हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक ही जगह जुड़ता है ना, और जो हमारी क्लोनिंग होती है वो कॉम्प्लिकेट नहीं होती। ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है बेटा कि प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट्स। नहीं बेटा, रिकॉग्निशन साइट हम लोग प्रेफरेंस देते हैं एक या दो से ज्यादा को प्रेफरेंस नहीं देते, तो ये बात गलत हो गई। प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, बिल्कुल ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन भी होते हैं बेटा, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं उन्हें मार्कर जीन कह देते हैं। इस तरह से अगर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पता करना है तो वो सेकंड हो जाएगा, तो 197 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा 198 की, कह रहे हैं कि इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज अ मैन whose father was also colorblind, what are the chances of her progeny having color blindness। देख लीजिएगा, कह रहे हैं कि एक फीमेल है जो कि कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब आप जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस जो होता है बेटा वो कैसा होता है, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। अगर हम कलर ब्लाइंडनेस को सी से रिप्रेजेंट करें तो एक्स के ऊपर स्मॉल सी, अगर हम ऐसे दिखाएं, देखिए फिर से एक्स एक्स और यहाँ पे हम एक्स वाई करें, कह रहे हैं कि जो फीमेल है वो कैसी है, कलर ब्लाइंड है, स्मॉल सी और स्मॉल सी पाया जाए। जो मेल है बेटा, कह रहे हैं इनके फादर जो थे वो कलर ब्लाइंड, इनकी मदर कलर ब्लाइंड थी, यानी इनकी मदर के कहीं से स्मॉल सी और स्मॉल सी वाली थी। तो ऐसी केस में जो ये बच्चा होगा, जो फादर, जो हस्बैंड होगा, ये भी कैसा होगा,
कलर ब्लाइंड होगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि एक कलर ब्लाइंड फीमेल की शादी कराई गई एक कलर ब्लाइंड मेल से। अब कह रहे हैं कि इनके जो बच्चे होंगे इनके का प्रोपोर्शन क्या होगा। अब देख लीजिए बेटा, अगर यहाँ पे अगर हम x के साथ इस x को लेके आएंगे, यहाँ पे देख लीजिए x स्मॉल सी सारी की सारी फीमेल जो होगी कैसी हो जाएंगी, देख लीजिए सारी की सारी फीमेल कैसी हो जाएंगी, कलर ब्लाइंड हो जाएंगी, है ना, कलर ब्लाइंड हो जाएंगी। इसके अलावा जो मेल बनेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेल बनेंगे बेटा वो भी कैसे हो जाएंगे, कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, है ना। तो 100% जो बच्चे होंगे कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। देख लीजिए 100%, तो 100% बच्चे जो होंगे कलर ब्लाइंड होंगे। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। अब ये बेटा अगला सवाल बात करते हैं। लिखा यहाँ पे सेलेक्ट द इनकरेक्ट, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 199 की बात करते हैं। तो कह रहे हैं इसमें कि द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन A and C is 5%, B and C is 15%, B and D is 9%, A and B is 20%, C and D is 24%, and A and D is 29%. What will be the sequence of these genes on a linear chromosome? तो जानते हैं बेटा इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा, आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा ACBD, है ना। तो 199 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस से था देखा जाए तो, लेकिन फिर भी अच्छा सवाल है। आइए बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर 200। लिखा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस के लिए कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है। बेटा आप जानते हैं सिनॉप्स में जब हम लोग बात करते हैं नर्व इंपल्स कंडक्शन की, तो ये नर्व इंपल्स कंडक्शन जब एक न्यूरॉन से नर्व दूसरे न्यूरॉन को जाती है किसी को, तो वहां पे एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, जंक्शन बनता है, उसको लोग सिनॉप्स कहते हैं। दो तरह का होता है, केमिकल सिनॉप्स और इलेक्ट्रिकल सिनॉप्स। ये देखते हैं कह रहे कौन सी बात सिनॉप्स के लिए गलत है। केमिकल सिनॉप्सिस आर केमिकल सिनॉप्सिस यूजेस या यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये बात बिल्कुल सही है। केमिकल सिनॉप्स जो होता है बेटा वो न्यूरोट्रांसमीटर यानी केमिकल के थ्रू होता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। दूसरा ऑप्शन लिख रहे हैं कि इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल सिनॉप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस अ इलेक्ट्रिकल सिनॉप्स। ये बात गलत है बेटा। केमिकल सिनॉप्स में समय लगता है, इलेक्ट्रिकल सिनॉप्स में कोई समय नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिनॉप्स में प्री सिनॉप्टिक और पोस्ट सिनॉप्टिक मेम्ब्रेन बिल्कुल जुड़ी रहती है। तो जो इंपल्स आती है वो तुरंत ट्रेवल हो जाती है, अगले में पहुंच जाती है। तो इलेक्ट्रिकल सिनॉप्स में समय नहीं लगता, केमिकल सिनॉप्स में समय लगता है। तो फास्टर जो होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रिकल सिनॉप्स होता है केमिकल सिनॉप्स की तुलना में। तो ये बात गलत हो गई। लेकिन द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनॉप्टिक एंड पोस्ट सिनॉप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल सिनॉप्स। बिल्कुल सही लिखा है। अगला ऑप्शन लिखा है कि इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन्स इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनॉप्स। तो बेटा ये बात भी सही लिखा है। तो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो 200 का सेकंड आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने अभी आपको देखा कि ये जो पेपर हम लोगों का बना था, अगर पूरे सवाल को अगर एनालाइज किया जाए तो पेपर आपकी एनसीईआरटी में था, सारे ही सवाल एनसीईआरटी से बने थे। अगर हम एक दो सवालों को छोड़ दें, अभी 199 को छोड़ दें, तो इसके पहले के सारे ही सवाल लगभग एनसीईआरटी से बने हैं। और बेटा सवाल अच्छे थे, बस पेपर थोड़ा लेंदी है, तो आपको घबराना नहीं है, कुछ सवाल आपके गलत भी हुए होंगे। और वैसे तो सारे सवाल आसानी थे, बस लेंदी थे। ठीक है बेटा, फिर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे मिल भी सकता है, इंस्टीट्यूट में आकर के जुड़ सकते हैं, हम लोग फिर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।